समय समय पर जब भी चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, किसी भी राज्य में चुनाव हो, अचानक ईडी उस राज्य के तमाम विपक्षी नेताओं के घर पहुंच जाता है। उनके जो चंदा देने वाले जो व्यापारी होते हैं उनके घर पहुंच जाता है। तो ये राजनीति का शिकार है ही। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो इस व्यापारी के घर पहुंच जाते हैं, गलती से वो अपने घर पे ही छापा मार लेते हैं। जब बिहार के अंदर चुनाव होता है तो वो जाते हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के घर छापा मारने के लिए चले जाते हैं। जब बंगाल के अंदर चुनाव होता है तो शुभेंदु अधिकारी और जो वहां के जो मुकुल राय उनके घर छापा मारते हैं, उसके बाद वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव होता है तो वो अजित पवार के यहाँ छापा मारते हैं और तमाम नेताओं के यहाँ छापा मारते हैं। जब पार्टी में शामिल तो सारे नाफ साफ हो जाते हैं। उनको टिकट मिला, एक महिला सम्मान की बात है, लेकिन सुनिएगा, मैं उस बेटी की भी बात करता हूँ, उस बहन की भी बात करता हूँ जो मणिपुर में प्रताड़ित की गई है, जिनको नंगा घुमाया गया। क्या उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए? अगर ऐसा है तो वही कंगना रनौत है जो सवाल हमारे जो बलिदान दिए हैं उस फ्रीडम फाइटर्स, उनके ऊपर सवाल उठाती है कि 1947 में भारत को आजादी नहीं मिला। और वही कंगना रनौत है जो ये कहती है कि 2014 के बाद आजादी है। आज आपका दौर है, कभी उसका समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि आप लोग सारे के सारे जेल के अंदर होंगे। एक ऐसा समय होगा कहीं ना कहीं आप फांसी के फंदे पर न लटकाए जाओगे, क्योंकि आपने जो देश के साथ गद्दारी की है ना। किसी भी महिला पर भद्दी टिप्पणी करना ये कानूनी अधिकार किसी ने दिया नहीं है। और जहां तक सुप्रिया सिनेत की बात है, सुप्रिया सिनेत को जैसे ही पता चला वैसे ही उन्होंने तुरंत ही महिला सम्मान के नाम पर उन्होंने माफी मांगा और पूरे देश की जनता से माफी मांगने का काम किया। और साथ ही साथ सुप्रिया सिनेत ने ये भी बात कही जो आप लोगों ने शायद चलाने का हिम्मत नहीं जुटाया। उन्होंने कहा जो भी इस काम को किया है, जिसने भी ये दुराचारी करने की हिम्मत जुटाई है मेरे अकाउंट के माध्यम से, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उन्होंने मांग भी किया है, सरकार से ही मांग किया है कि जो भी अपराधी है उस पर कार्रवाई हो। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, विचारधाराओं की लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। और उसमें महिला सम्मान आ जाती है तो सबसे बड़ी बात आ जाती है, क्योंकि हमारा एक ऐसा देश है जहां महिलाओं का सम्मान सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है। और इसलिए महिलाओं का सम्मान पहले रखी जाएगी। वो एक राजनीति अखाड़े में आई है, राजनीति विचारधाराओं की लड़ाई है। तो सुप्रिया सिनेत जी ने जो कहा है उनके अकाउंट से, जिसने भी कहा, उसके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही कंगना रनौत को लोकसभा का टिकट मिला, उसी के बाद ये भड़की टिप्पणी जो है के अकाउंट से हुई है, ये एक साजिश है, क्या है ये साजिश हो सकता है, अंदेशा तो है साजिश का। क्योंकि देखिए राजनीति इस टाइम जो चल रही है वो कहीं कहीं राजनीति का शिकार बनी चुकी है। मैं इसलिए कहता हूं, एक ऐसा आका है जो संदेश खली के ऊपर जो उनकी पीड़िता है, मैं उनके साथ हूं, उन पीड़िता के साथ हूं। उनको टिकट मिला, एक महिला सम्मान की बात है, लेकिन सुनिएगा, मैं उस बेटी की भी बात करता हूँ, उस बहन की भी बात करता हूँ जो मणिपुर में प्रताड़ित की गई है, जिनको नंगा घुमाया गया। क्या उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए? अगर ऐसा है तो। और दूसरी बात, वही कंगना रनौत है जो एक महिला विशेष का समर्थन करती है, दूसरे महिला विशेष को वो चरित्र के ऊपर सवाल भी उठाती है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अंकिता भंडारी केस में कितनी बार कंगना रनौत बाहर निकल के आई। वो भी तो एक पहाड़ से निकल बेटी है, पहाड़ की बेटी है। आज उनके वकील के साथ अन्याय हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, लेकिन यही कंगना रनौत जो सबसे बड़ी देशभक्त बनने की कोशिश करती है, एक बयान नहीं आता है। अपने आप को कहती है मैं पहाड़ की बेटी हूं, लेकिन उसी पहाड़ की बेटी की सम्मान के लिए एक वचन नहीं निकलता है। तो ये बड़ा सवाल उठता है। वही कंगना रनौत है जो सवाल हमारे जो बलिदान दिए हैं उस फ्रीडम फाइटर्स, उनके ऊपर सवाल उठाती है कि 1947 में भारत को आजादी नहीं मिला। और वही कंगना रनौत है जो ये कहती है कि 2014 के बाद आजादी है, जहां दूसरी तरफ पूरी दुनिया उन्माद की राजनीति की तरफ देख रहा है। आपने देखा होगा, इसके बाद ही जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पूरी दुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज करके ये बताया कि किस तरह से आचार संहिता लगी हुई है भारत के अंदर। उसके बावजूद वहां के विपक्षी पार्टियों के या तो अकाउंट सीज कर दिए जा रहे हैं या उनके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र बिल्कुल मर चुका है। तो ये कहीं ना कहीं बीच विचारधारा को भटकाने के लिए ये हो सकता है कि साजिश हो। बचाने के लिए तो भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जा रहा है ना। मैं यही तो भ्रष्टाचारी आपसे पूछना चाहता हूं, पत्रकार महोदय, भ्रष्टाचारी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी वर्तमान में शामिल है, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? नाम आपके पता, अशोक चौहान अभी फिलहाल राज्यसभा के सांसद बने। 2 दिन पहले तक वो सबसे बड़ा आदर्श घोटाला के अपराधी थे।
और 2 दिन बाद वो आदर्श नेता बन गए। ऐसे तमाम नेता है। मैं इसी शराब घोटाले की ही बात कर लेता हूँ, जिसके ऊपर बीजेपी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, उपराज्यपाल जो अनिल बैजल साहब थे, उन्होंने ये सारी जितनी भी डीलिंग हुई है उसको अप्रूवल देने का काम किया। उनके ऊपर एक समन गया, एक भी समन नहीं गया। मैं पूछना चाहता हूँ, वही शरद रेड्डी जिसको अपराधी इन्होंने बनाया था कि डीलिंग में इसका हाथ है, उस कंपनी का हाथ है, लेकिन उसी अरविंदो फार्मा ने जब भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया तो उसको नाफ साफ कर दिया कि वो सबसे बड़ा देशभक्त हो गया। तो ये दोहरी नीति तो नहीं चलेगी ना सरकार के अंदर। आप ये बताइए, आज राजनीति के अखाड़े में आपने विपक्ष को एक तरह से पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया। आप ये बताइए, लोकतंत्र में किसने अधिकार दिया किसी पार्टी के कार्यालय को आप सीज कर दो? किसने अधिकार दिया किसी पार्टी के चंदे का अकाउंट को आप सीज कर दो? किसने अधिकार दिया उनके तमाम नेता, जो छोटे बड़े नेता जो है, उनके आका को आप जेल में डाल दो और चुनाव में कहो कि हम 400 पार का नारा दे रहे हैं, जनता हमारे साथ है। आप जनता से मुखाबिर नहीं हो पा रहे हो और कह रहे हो जनता हम। कहा जा रहा है, किंग पिन कहा जा रहा है उन्हें शराब घोटाले का। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आबकारी नीति में उनका कोई सहभागिता रहा है? क्या उनके पास कोई मंत्री रहा है? क्या उन्होंने कोई मंत्रालय ले रखा है? वो एक मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। और एक चीज और बता दे रहा हूं मैं आपको, अगर जिस आबकारी नीति के नाम पर आज अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, उसमें उनका कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि आबकारी नीति का काम करने वाला या तो उपराज्यपाल था, और दूसरा अगर कोई था तो मनीष सिसोदिया थे, और तीसरा कोई नीलामी में था तो वो शरद रेड्डी और साउथ ग्रुप के सारे मेंबर थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर हो और चंदा चला जाता हो 100 करोड़ से ज्यादा, मैं कहना चाहता हूं अरविंदो रेड्डी ने 5 करोड़ दे दिया अचानक से। 5 करोड़ की बात इसलिए कह रहा हूं मैं, 5 करोड़ तो उस समय के अवधि में गया। समय अवधि में इसलिए फिर कैसे कहता हूं, जिस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस समय उनका अकाउंट सीज था, अकाउंट सीज के टाइम पे आप ये बताइए कैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे ट्रांसफर हो जाएगा? क्या ये सवाल ईडी पे नहीं उठता है? क्या ईडी के उस अधिकारी पे नहीं उठता है जिस अधिकारी के रहते हुए मॉनिटरिंग में अकाउंट सीज होने के बावजूद पैसा ट्रांसफर हो गया और सवाल नहीं उठा? तो एक साजिश के तहत ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, और ये पूरी जनता जान रही है। आज दिल्ली नहीं, पूरे देश की जनता कह रही है कि अगर कोई इस समय लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी है। पर आप कह रहे हैं मोदी जी क्या साजिश कर रहे हैं कि पूरी विपक्ष के खिलाफ? बिल्कुल कर रहे हैं साजिश, एक साथ नहीं। आपने देखा, आज से साजिश से थोड़ी हो रही है ये। आप समय समय पर जब भी चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, किसी भी राज्य में चुनाव हो, अचानक ईडी उस राज्य के तमाम विपक्षी नेताओं के घर पहुंच जाता है। उनके जो चंदा देने वाले जो व्यापारी होते हैं उनके घर पहुंच जाता है। तो ये राजनीति का शिकार है ही। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो इतने व्यापारी के घर पहुंच जाते हैं, गलती से वो अपने घर पे ही छापा मार लेते हैं। जब बिहार के अंदर चुनाव होता है तो वो जाते हैं, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के घर छापा मारने के लिए चले जाते हैं। जब बंगाल के अंदर चुनाव होता है तो शुभेंदु अधिकारी और जो वहां के जो मुकुल राय उनके घर छापा मारते हैं, उसके बाद वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव होता है तो वो अजित पवार के यहाँ छापा मारते हैं और तमाम नेताओं के यहाँ छापा मारते हैं। जब पार्टी में शामिल तो सारे नाफ साफ हो जाते हैं। ऐसे ही कर्नाटक के अंदर जब चुनाव होता है तो वो येदियुरप्पा समेत तमाम जो खनन माफिया तो उनके घर छापा मारते हैं। जब उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो सारा नाफ साफ हो जाता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होता है तो तमाम विपक्षी नेताओं के घर छापा मारता है। जब वो पार्टी में शामिल हो जाता है, बात करता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो वो सारे नाफ साफ हो जाते हैं। तो ये तो राजनीति का शिकार बना ही रहे भारतीय जनता पार्टी। वो चाह ही नहीं रहे कि लोकतंत्र जिंदा रहे, वो चाह ही नहीं रहे कि देश के अंदर संविधान जिंदा रहे। वो चाह रहे, उनका एक मोटो आपको नहीं पता उनका क्या मोटो है? उनका मोटो है वन नेशन वन लीडर वन पार्टी। और इसका खमियाजा मैं बताऊं कितना बड़ा होगा देश के लिए। आपको रसिया एक उदाहरण है। रसिया हमारा मित्र देश है, लेकिन रसिया आज पतन की दौर में है। रसिया पतन की दौर में इसलिए कहता हूं, जो सोवियत संघ कभी डंका बोला करता था पूरी दुनिया में, आज सोवियत संघ का इतना टुकड़ा हो गया 20 सालों में, और अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है पूरी दुनिया के अंदर रसिया की। किस वजह से? बस एक कारण है, तानाशाही। और तानाशाही किसका? पुतिन का तानाशाही। और पुतिन की तानाशाही की वजह से आप सब लोग कहते हैं उत्तर कोरिया में तानाशाही है। मैं कहता हूं रसिया के अंदर भी तानाशाही है और चाइना के अंदर भी तानाशाही है। आप दोनों चीजों को देखिएगा तो रसिया एक तरफ से पतन का शिकार हो चुका है। पतन ऐसा शिकार जो पूरी दुनिया से अलग थलग है। उसके बावजूद भारत के जो हमारे राजनेता है वो कहते हैं कि मैं रसिया के तर्ज पे चलूंगा। तो आप कहां ले जाना चाहते हो देश को? या देश को विश्व गुरु ले जाना चाहते हैं देश को, या अलग थलग करना चाहते हैं? तो ये सवाल तो उठता है। और जैसे लोकसभा चुनाव करीब है और विपक्ष को जेल में डाला जा रहा है, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि 400 पार होंगे, तो क्या हो जाएंगे 400 पार?
ये बताइए जो ये 400 के पार नारा दे रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 543 उनकी सीट आ जाएगी। जब विपक्ष होगा ही नहीं चुनावी दंगल में, तो चुनाव होगा ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है? तो कोई मतलब ही नहीं है सीट की लड़ाइयों का, कोई मतलब ही नहीं है चुनाव प्रचार करने का। जब ये चुनाव प्रचार से ही वंचित कर दे रहे हैं विपक्ष के तमाम नेताओं को, तो मतलब क्या रह गया राजनीति अखाड़ा का? तो मतलब क्या रह गया विपक्षी नेताओं का, विपक्षी दलों का? तो मतलब क्या होगा लोकतांत्रिक देश का? तो मतलब क्या होगा चुनाव आयोग का? तो मतलब क्या होगा ये तमाम एजेंसियों का? मैं यही पूछना चाहता हूँ आप लोगों से ही। मैं ये कहना चाहता हूँ आज जनता उब गई है इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से। चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मणिपुर के अंदर हो, चाहे असम के अंदर हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो। तमाम राज्य की जनता उब चुकी है और जनता ऑप्शन ढूंढ रही है। जैसे ही उनको ऑप्शन मिला, उन ऑप्शन को खत्म करने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वो तानाशाही का एक संदेश है और ये तानाशाही चल रहा है देश के अंदर और ये देश कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं फिर कहता हूं, आप सत्य को परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। आज आपका दौर है, आज आपका दौर है। कभी उसका समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि आप लोग सारे के सारे जेल के अंदर होंगे। एक ऐसा समय होगा कहीं ना कहीं आप फांसी के फंदे पर न लटकाए जाओगे, क्योंकि आपने जो देश के साथ गद्दारी की है ना, वो कभी बर्दाश्त नहीं। मैं लद्दाख, मोदी जी का 56 इंच का सेना पूरे देश के साथ है। मैं पूछना वही 56 इंची का सेना, आज गोरखा रेजिमेंट की बात करना चाहता हूं मैं आपसे। बहुत बड़ी बात है, गोरखा रेजिमेंट जो देश के अंदर सबसे मजबूत रेजिमेंट माना जाता है, उस रेजिमेंट में आज हिमालय के जो नौजवान है, कुछ नौजवान जो आर्मी को अपना प्रथम प्राथमिकता मानते हैं, देशभक्त को प्राथमिकता मानते हैं, आपको पता है आज वही गोरखा रेजिमेंट की जगह चीनी रेजिमेंट को आज वो ऑप्शन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुर्भाग्य है देश के लिए, कितनी बड़ी, कितना बड़ा खतरा है देश के लिए। आप बताइए जो नौजवान देश के लिए जान समर्पित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, आज वो नौजवान चाइना के साथ जा रहा है। और ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान उसका है जिसने सियाचिन के अंदर तमाम ऐसे इक्विपमेंट देकर, सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूं जो लद्दाख के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा इक्विपमेंट दिया जो सेना को मजबूत किया। आज उनका बयान है कि आज हमारे हिमालय के नौजवान चाइना के साथ दे रहे हैं, इससे बड़ी खतरे की घंटी हमारे लिए नहीं हो सकता। लेकिन आज पूरी मीडिया शांत बैठी हुई है, किसी मीडिया को नहीं दिख रहा है। आज लद्दाख हमारे हाथ से चला गया, आज लद्दाख की जनता खड़ी है धरना माइनस, आज तो चलो यहाँ तो चलो 25 डिग्री 30 डिग्री का टेम्परेचर है, हम यहाँ बर्दाश्त गर्मी है। आप जाइए लद्दाख के अंदर -20 डिग्री का टेम्परेचर है, बर्फ आज भी गिर रहा है, उसके बावजूद वो सड़क पे 20 दिनों से है। किसी मीडिया ने, एक मीडिया का माइक वहां तक नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा भाई? क्या वो देश की रक्षा की बात नहीं है? वहां जहां धर्म की बात होती है वहां चले जाते हो। आप उत्तर प्रदेश में जो वहां चले जाओगे जहां बदायूं, अच्छा मैं बदायूं का ही ले रहा हूँ, आपकी बात में 56 इंची की सेना आ गई, मैं बात वहां ले जा रहा हूँ बदायूं के ऊपर, जहां धर्म की राजनीति है, जहां 2 बच्चों के गले काटकर हत्या कर गई। मैं मानता हूं जिसने करा वो सबसे बड़ा अपराधी है, लेकिन उसकी जांच कोर्ट के मद्देनजर होना चाहिए, कोर्ट के बीच में होना चाहिए। क्या हुआ? बच्चे की हत्या होती है, 3 घंटे के अंदर बिना कोर्ट में पेशी उस साजिद की हत्या कर दी जाती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है और कोई एक्चुअल रिपोर्ट नहीं निकलता है कि एक्चुअल में साजिद ने हत्या किया है, और किया है तो क्यों किया है और किसका हाथ था। आपको बता दूं, ये चुनावी एक एजेंडा था। जिस तरह से राजस्थान के अंदर कन्हैया कुमार का हत्या किया गया था कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, उसी तरह से ये है। और ये बहुत बड़ा साजिश, मैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं, ये तमाम जो नुमाद की राजनीति चल रही है उसकी जांच हो,